ये तीसरी क्लास है हम लोगों का इतिहास से संबंधित, और मैं आप लोगों को शताब्दी के बारे में बताने के लिए आज जाऊंगा और सहस्त्राब्दी के बारे में बताने के लिए जाऊंगा, क्योंकि इतिहास में ऐसे शब्द कालक्रम में लिखे हुए रहते हैं, तिथि में लिखे हुए रहते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि शताब्दी किसे कहते हैं। शताब्दी जो है कि एक वर्ष से, कितने वर्ष से, एक वर्ष से जब 100 वर्ष अगर पूरी हो जाए तो उसको हम शताब्दी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 यानी 100 वर्ष पूर्व जाना, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, शताब्दी कह देंगे। क्या कहेंगे उसको, शताब्दी कहेंगे। अब शताब्दी निकालने के लिए हम लोग दो विधि से निकालते, भाग विधि से और बट्टा विधि से। तो भाग विधि से हम लोग जब निकालेंगे, भाग विधि से, भाग विधि से जब निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग शाब्दिक रूप में पहले समझ सकते हैं, शब्द में, वाक्य में समझ जाइए कि इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी निकालने के लिए कुल वर्ष में, कुल वर्ष में 100 से भाग देने पर जो भागफल निकलता है और जो शेष बच जाता है, जो शेष बच जाता है उसे एक मानकर, कितना मानकर, एक शताब्दी मानकर भागफल में जोड़ दिया जाता है। भागफल में जोड़ दिया जाता है तब हमें शताब्दी प्राप्ति होती है। तो अगर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु, महात्मा बुद्ध का मृत्यु, क्या पूछेगा आपको, महात्मा बुद्ध का मृत्यु, महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 बीसी में हुआ था। कौन हुआ था, बतावें, बतावें कि कौन सी दशक में हुआ था, कौन सी दशक में हुआ था। तो इस तरह की क्वेश्चन जब आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही इसी के अनुसार करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि 483 में कितना से भाग देना पड़ेगा, 100 से बच्चे भाग देना पड़ेगा। तो 100 से जब भाग देते हैं तो 4 बार पढ़ते हैं, 400 हो गया, कट गया, बचा कितना, 83। अब नहीं 83 बच गया, तो इसका मतलब है कि शताब्दी, शताब्दी बराबर क्या लिखना है हमको, भागफल प्लस
शेष को एक दशक मान लेना। कितना दशक? एक शताब्दी मान लेना। एक शताब्दी मान लेना है, क्योंकि लंग अभी दिक्कत हो, मुंह से हमारी बातें गलत निकल गई, सॉरी। अब भागफल कितना निकला आपका? 4 निकला, तो 4 यहां कर देंगे। अब प्लस कितना? शेष 83 है, 83 की जगह पे हम 1 कर देंगे। तो इस परिस्थिति में पांचवी शताब्दी में पांचवी शताब्दी बीसी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? बट्टा विधि के रूप में निकाल सकते हैं। तो बट्टा विधि के रूप में हम निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? तो दूसरा बात है, तो बट्टा विधि से निकाल सकते हैं आप। बट्टा विधि से तो बट्टा विधि से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वही करना पड़ेगा कि कुल वर्ष अब बट्टा कितना हो जाएगा? 100 कर देना है। तो इस आधार से हम लोग क्या कहते हैं, किसी की भी शताब्दी में हम इनको बदल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कह सकते हैं कि संथाल विद्रोह कौन सी शताब्दी में हुआ था? या संथाल विद्रोह 1855 में ईस्वी में हुआ था, है ना? हुआ था। बतावे कौन सी शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में यह विद्रोह हुआ था? तो इस तरह की जब बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा, दशक लिखना होगा। कुल वर्ष, पहले सूत्र उतार लो, कुल वर्ष। अब बटा कितना करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुल वर्ष कितना है अपना कुल वर्ष जो है, संथाल विद्रोह कितना वर्षों में पहले हुआ था? 1855 में हुआ था। तो 1855 बटा में कितना हो गया? 1855 कितना हुआ था? 1855 में आप देखिए जीरो कितना है? 1 2 के बाद 2 जीरो के बाद दशमलव मारेंगे, यहाँ पर भी 1 2 के बाद दशमलव मारेंगे, तो कितना हो गया? 18.5। तो दशमलव के बाद जो भी होगा ना, तो जिस तरह से हम दशक में दशमलव के बाद को 1 दशक माने थे, तो उसी तरह से दशमलव के बाद जो भी संख्या होगा शताब्दी के निकालने में, तो उसको 1 शताब्दी मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 1 शताब्दी मान लेंगे। जैसे 18 है, अब प्लस कितना है? 55 हो गया दशमलव के बाद, तो कितना हो गया? इसको 1 मानेंगे। तो इसको लिख देंगे हम लोग 19वीं शताब्दी ईस्वी में कौन विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह। ये विद्रोह सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, उसकी बहनों के द्वारा, है ना, राजा महल पहाड़ियों में दिकुओं को भगाने अर्थात अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ी गई थी, और भारतीय वन संपदा को बचाने के लिए लड़ा गया था, जिसमें संथाल बड़ी संघर्ष से लड़ा, और क्या कहते हैं कि जीत तो नहीं सके, लेकिन चिंगारी फूकने का काम किया, देश को आजाद कराने के लिए रास्ता खोलने का भी काम। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं, अब जब पूछेगा कि आप कौन सी शताब्दी में जीते हैं, तो अगर कह देगा कि कौन सी शताब्दी में जीते हैं, तो तब तो दिक्कत हो जाएगा कि आप कौन सी शताब्दी में जीते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा
कि हम लोग जानते हैं कि 2025 में हम लोग जी रहे हैं, तो पूछ देगा कि कौन सी शताब्दी में जीते हैं, तो हमको फिर वही फॉर्मूला शताब्दी मांग रहा है, शताब्दी मांग रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, कुल वर्ष, कुल वर्ष बटा 100। तो इस आधार पर कितना है, वो कौन सी शताब्दी, वर्ष किस वर्ष में है, 2025 में। तो आप क्या कर सकते हैं, 100 से फिर भाग दे दीजिएगा, तो कितना जीरो है यहाँ पर, एक दो के बाद क्या करते हैं, पॉइंट बैठाएंगे या दशमलव बैठाएंगे, और उसी तरह से दो दो के बाद हम लोग इसको बैठाएंगे। तो इस तरह से 20.25 शताब्दी में जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग अगर इसको क्या करेंगे, तो 0.25 को एक शताब्दी मानेंगे, है ना, दशमलव के बाद जो भी अंक निकलेगा उसको एक शताब्दी मान लेना, और इधर कितना है 20, बराबर कितना हो गया, 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी ईस्वी में हम लोग जी रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं कि आराम से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में दिया था, कि कहा गया था कि हमने क्वेश्चन बैंक में देखा था, तो कहा था कि महात्मा बुद्ध की जो है ना मृत्यु कौन सी शताब्दी में हुआ था, और बोला था कि जैन धर्म की जो वर्तमान है उनका जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। तो सुदर्शन झील के बारे में भी बताया गया था कि कौन सी शताब्दी में बनाई गई थी और इसकी निर्माण कब किया गया था, और इस तरह से पूछ देता है। तो पूछने के बाद क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन हमने देखा। तो महात्मा बुद्ध की कौन सी शताब्दी बोला था, महात्मा, एक क्वेश्चन हम आपको दिखा ही देते हैं आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा। तो एक क्वेश्चन जो गाइड में जो दिया गया था उस क्वेश्चन के बारे में हम आपको जिक्र कर देते हैं। क्वेश्चन बैंक में था इंटर 12th का परीक्षा से संबंधित, उसमें कहा गया था, क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कौन सी शताब्दी में हुई थी, कौन सी शताब्दी में हुई थी। तो यहाँ पर ए में था, ए था, बी था और सी में ऑप्शन और डी, इस तरह से बना हुआ था। किसी में था चौथी शताब्दी, चौथी शताब्दी बीसी, छठी शताब्दी ईस्वी, पांचवी शताब्दी बीसी, या ईसा पूर्व लिखल था, ईस्वी पूर्व लिखल था। तो इस तरह से क्वेश्चन था। और डी में क्या था, नहीं था। इस तरह के क्वेश्चन बना होता है। अब बच्चे को बहुत दिक्कत हो जाता है कि अब इसको कैसे बनाया जाए। तो इसको बनाने का तरीका अभी हमने शताब्दी निकालने का जो नियम आपको बताया, इस आधार पर हम निकाल सकते हैं। किसी किसी बच्चे को होता है क्या कि दिग्भ्रमित हो जाते हैं, कभी उसको होता है कि 412 में हुआ था, कोई कह देता है 435 में, कोई बोलता है 436 में, कोई बोलता है 463 में। तो लगभग उस स्थान, उस वहां तक वो मृत्यु तक पहुंच जाता है कि इतना ईस्वी तक, लेकिन उसको सटीक पता नहीं रहता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु तो कब हुआ था आप लोगों को, 483 बीसी में हुआ था। तो 483 बीसी में जब हुआ था, तो
हम लोग निकाल देंगे 563, 80, 3, 8, 483 ईस्वी में हुआ था। तो 483 ईस्वी बीसी में हुआ था। तो हम लोग जानते ही हैं कि शताब्दी निकालने का फॉर्मूला पहले लिख लेना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल वर्ष अब बटा कितना हो गया आपका 100। तो धड़ाक से आप लोग ऊपर में क्या करेंगे, 3, 483 बीसी लिख देंगे। इसको दिमाग में नहीं बैठाना है, बाद में बैठा देना है। तो अब आगे आ रहे हैं 100। तो यहाँ पर कितना शून्य के बाद है, 2 शून्य के बाद है। तो 2 ऊपर से 1 2 गण गिन करके इतना लिख करके 4.83 लिख करके हमने कहा दिया कि दशमलव के बाद जो भी अंक होगा तो उसे एक शताब्दी मानेंगे। तो इस आधार पर जब देखते हैं 4 प्लस दशमलव के बाद जो भी बच जाएंगे अंक उसे एक शताब्दी मान करके हम लोग क्या करेंगे, 5वीं शताब्दी बीसी में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 5वीं शताब्दी बीसी कहाँ है, बी आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर हम शताब्दी इस तरह से निकाल लेंगे तो हमारा जो प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, 1 नंबर हमारी पक्की हो जाएगी। अब बात होती है कभी कभी एग्जाम में जो है आपको पूछ देता है कि सहस्त्रावधि के बारे में, किसके बारे में, सहस्त्रावधि के बारे में आपको पूछ देगा। तो सहस्त्रावधि जो है वो भी जो है हमें जानना बहुत ही जरूरी है। सहस्त्रावधि किसको बोलते हैं, जिस तरह से शताब्दी हम जाने कि 1 से लेकर 100 वर्ष तक है ना, 1 से लेकर 100 वर्ष जब पूरी हो जाती है उसको हम सहस्त्रावधि कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सेंचुरी कहते हैं। ठीक उसी तरह से हम जो है क्या कहते हैं कि सहस्त्रावधि को हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में 1000 कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सहस्त्रावधि निकालने के लिए सहस्त्रावधि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता, सहस्त्रावधि किसे कहते हैं, फिर इस तरह की क्वेश्चन आपको कोई भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सहस्त्रावधि निकालने के लिए सहस्त्रावधि निकालने के लिए इसको 1000 कहा जाता है, 1000 है ना, 1000 कहा जाता है। तो इस तरह से इसको 1000 कहा जाता है। यानी कि एक वर्ष से 1 2 3 कितना होता है, 1000 वर्ष जब पूर जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दशक, ये सॉरी सहस्त्रावधि कहते हैं। क्या कहते हैं, सहस्त्रावधि, गलती यहां लिख दिए थे, सहस्त्रावधि या हाँ 1000 कहते हैं। तो इसको कहा जाता है। या जब हमें लिखना पड़ेगा तो लिख लीजिएगा आप लोग, जब एक वर्ष से 1000 वर्ष पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे सहस्त्रावधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे सहस्त्रावधि कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सहस्त्रावधि का सूत्र जानेंगे। सूत्र को जानना है, उसके बाद नियम को जानना है। तो नियम को जानना है। तो सहस्त्रावधि को निकालने का नियम, सहस्त्रावधि निकालने का नियम इस तरह से। तो इसको पहले है ना अपनी भाषा में लिख लेना है, यानी सब्जेक्टिव टाइप में लिख लेंगे तो हमें याद हो जाएगी। तो
इसलिए कि दशक और शताब्दी और सहस्त्राब्दी को खास करके अपनी भाषा में याद कर लेंगे तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यानी कहेंगे जब 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 एक वर्ष से, है ना, ओ ओ सॉरी गलती बोल दिए कि इसका गलत हो गया, ये ऐसी नहीं होती है, मिस हो गया। तो इसको करना क्या है कि सहस्त्राब्दी निकालने के लिए कुल वर्षों में 1000 से भाग दिया जाता है। कुल वर्षों से, है ना, कुल वर्षों में 1000 से भाग दिया जाता है। जो भागफल बचता है, जो भागफल बच जो भागफल निकलता है और जो शेष बचता है, जो शेष बचता है बचता है बचता है उस शेष उस शेष को को उस शेष को एक सहस्त्रावधि मान लेना है। क्या मान लेना है? एक सहस्त्रावधि मानकर भागफल के साथ योग कर देना। भागफल के साथ साथ योग या जोड़ कर देना है, तब हमें सहस्त्रावधि निकल जाएगा। तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। निकालेंगे कैसे? सहस्त्रावधि बराबर क्या होगा? कुल वर्ष, है ना, भागा 1000, इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है ना, निकाल देंगे। लास्ट में क्या करेंगे हम लोग? जो भागफल निकलेगा, है ना, प्लस शेष को एक दशक, सॉरी एक सहस्त्रावधि, आज मुंह में जुबान गड़बड़ हो रहा है हमारा, एक सहस्त्रावधि मानकर जोड़ देंगे। तो इस तरह से दशक हमारी प्राप्ति हो जाएगी। अब आता है सूत्र। ये भी एक सूत्र हुआ, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे एक हिसाब बना के देख लीजिए। तो लिखिए कि चंपारण सत्याग्रह कौन सी सहस्त्रावधि में हुई थी? कौन सी सहस्त्रावधि में हुई थी? ऑप्शन ए देगा प्रथम सहस्त्रावधि, और उसके बाद देगा बी में देगा तृतीय, या इसमें लगा दो तृतीय सहस्त्रावधि इसमें, और यहां पर रहेगा बी में
पंचम सहस्त्राबदी, ये इस तरह से क्वेश्चन कर देगा, सहस्त्राबदी कह देगा। और उसी के बाद कह देगा डी में कह देगा आपको अष्टम, अष्टम सहस्त्राबदी BC। तो इस तरह से जब कह देगा तो बच्चों को क्या होगा कि अब दिक्कत होगा। लेकिन कुछ इसका क्या है कि हर एक आंदोलन का जो है कि साल था, तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था तो हम लोग जानते हैं कि 1917 में हुआ था। तो कोई बच्चा का माइंड में क्या होगा 1915। तो इस आधार से वो चंपारण सत्याग्रह के तिथि के पास पहुंच जाता है। लेकिन अगर वो तिथि के पास अगर पहुंच गया 1915 या 1917 या 1920 में पहुंच गया, तो वो जो है कि आराम से क्या है कि सहस्त्राबदी यानी कि इस क्वेश्चन को डील कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वही जो आपको इधर बताए हैं कि भाग देना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा 1917 निकाला, 1917 निकाला, तो 1000 से भाग देना है सहस्त्राबदी निकालने के लिए। 1917 में एक बार खा गया, अब जो है ये कट गया, शेष कितना बच गया 917। तो अब शेष ये बच गया, तो शेष जब बचा तो इस शेष को हम लोग क्या मानेंगे, एक मान लेंगे, एक सहस्त्राबदी मान लेंगे। कितना मान लेंगे, एक सहस्त्राबदी मान लेंगे। समझ रहे हैं? तो इसको एक सहस्त्राबदी इसमें मान लेंगे। तो इस तरह से देख लेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या कर देंगे, भागफल कितना निकला 1 और शेष कितना निकला 9। तो इसको कितना सहस्त्राबदी मानेंगे, 1 मान लेंगे। तो ऐसे जो है कि हम क्या कर देंगे, भागफल अब प्लस क्या करेंगे, शेष, है ना, शेष। तो भाग 10 सहस्त्राबदी निकालना है हमको, सहस्त्राबदी। तो भागफल कितना निकला आपका, भागफल जो निकला आपका, भागफल जो निकला 1 और शेष कितना निकला 917। तो 917 जो शेष निकला तो उसको हम लोग 1 दशक मानेंगे, 1। अब प्लस कितना हो गया आपका 917 का 1, तो 1 माने, इसके जगह पे 1 रखेंगे, हमने पहले बता दिया वहां पे लिख करके शब्द में। तो इस आधार पर जो है कि क्या हो गया, यहाँ पर दूसरी सहस्त्राबदी हो गया। क्या हुआ, दूसरी सहस्त्राबदी हुआ। तो इस आधार से ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो ये इसका आंसर आप लोगों को एग्जाम में नहीं देना। तो अगर सहस्त्राबदी अगर निकालेंगे या क्या होगा कि निकालने के लिए अगर जान जाएंगे तो हम कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास जो हुआ आपका क्या कहते हैं, दशक और सहस्त्राबदी में, अब थोड़ी सी और इसमें है। तो इसका सूत्र को हम लोगों को जान लेते हैं कि सहस्त्राबदी निकालने का सूत्र जो है तो एक भाग विधि से निकाल सकते हैं, है ना, और एक क्या निकाल सकते हैं कि बट्टा विधि से। तो भाग विधि वाला हमने अभी बता दिया कि भाग विधि में कैसे निकालना है। भाग विधि द्वारा तो एक देखो सूत्र के सहस्त्राबदी निकालने का सूत्र 2 है। नंबर एक भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, है ना। तो इसमें हमने बताया कि क्या करना है, सहस्त्राबदी में क्या कर देना है, सहस्त्राबदी में हमें क्या करना है, कुल वर्ष में 1000 से क्या कर देना, भाग देना। और जो शेष बचेगा, है ना, जो शेष बचेगा भाग दे देना है।
जो शेष बचेगा और जो भागफल निकलेगा उसको क्या करना है, जोड़ना है, और शेष को जो है एक मान लेना है, और अगर एक मान करके भागफल के साथ अगर जोड़ देंगे तब हमारा हो जाएगा। तो इस विधि से हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब दूसरा जो है कि कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं कि जैसे निकलेगा इस ये क्रिया करने के बाद क्या निकलेगा हमारा, भागफल, भागफल अब प्लस क्या करेंगे, शेष को एक सहस्त्रावधि मान लेना है, एक सहस्त्रावधि मान लेना, चाहे जितना भी निकले वो शेष, उससे मतलब नहीं है, चाहे 910 निकले, 905 निकले या 55 निकले, शेष उसको एक के मानना। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब होता है दूसरा बात है, ये थोड़ा क्लिष्ट वाला हो गया। दूसरा जो है कि बट्टा विधि द्वारा, ये अच्छा है। बट्टा विधि द्वारा जो है कि आसानी से जल्दी से कम हो जाता है। तो बट्टा विधि द्वारा क्या करेंगे, सूत्र जो है इसका क्या करते हैं, सहस्त्रावधि बराबर क्या हो गया कि कुल वर्ष, कुल वर्ष, अब बटा क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। तो इस तरह से निकलेगा, तो इस तरह से निकल जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, इस आधार में दशमलव आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि 1.5 हो गया, तो एक के बाद दशमलव है, और दशमलव के बाद जो 5 जो निकलता है, तो उसको क्या करना है कि आपको एक सहस्त्रावधि मान करके दशमलव से पहले की संख्या के साथ उनको जोड़ देना। तो इस तरह से हम लोग सहस्त्रावधि को निकाल लेंगे। तो जैसे हम ये क्वेश्चन और बना देते हैं आप लोगों को, तो कह देगा कि आप कौन सी सहस्त्रावधि में जीते हैं, तो बस भैया फंस गए यहाँ, कोई भी पूछ सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन होगा। तो आप क्या गया, तो हम लोग जानते हैं कि 2025 में हम लोग जीते हैं। तो इसको निकालने का तरीका ये सिंपल है। तो कर देना है कुल वर्ष, हम लोग किस वर्ष में रहते हैं, कुल वर्ष 2025 में जी रहे हैं, और इसको जो है कि 1000 से कर दीजिए। कुल वर्ष कितना है, 2025, और नीचे क्या कर देंगे, 1000। तो 1000 के बाद यहाँ 1 2 3 जीरो, 3 जीरो के बाद दशमलव देंगे, ऊपर में भी क्या करेंगे, 1 2 3 गिन कर फिर दशमलव बैठाएंगे। तो आंसर कितना निकल गया, 2.025। तो हमने कहा है कि दशमलव से पहले की संख्या को एक सहस्त्रावधि मान लो, दशमलव के स्थान पर प्लस कर देना, और दशमलव के बाद की संख्या को एक सहस्त्रावधि मानो, एक सहस्त्रावधि मानो, और इधर जो है कि 2 उतार दो, तो बाकी कितना हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं। तीसरी सहस्त्रावधि में हम लोग सहस्त्रावधि में हम लोग जी रहे हैं। तो इस तरह से आप प्राचीन इतिहास के घटनाओं या तिथियों को हम लोग सहस्त्रावधि में भी बदल सकते हैं, तथा क्या करते हैं कि हम शताब्दी को भी प्राचीन में काल की तिथियों को बदल सकते हैं, तथा यानी कि हम क्या कहते हैं, मध्यकाल आधुनिक काल के भी इसे हम ईस्वी में बदल सकते हैं, और बीसी में भी की घटना को भी हम इस तरह से सहस्त्रावधि, शताब्दी और दशक के रूप में हम लोग निकाल देंगे, ताकि हमारा एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का सही हो जाए। तो इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को आज समाप्त करते हैं। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे और सब्सक्राइब बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा, तो हमें वीडियो बनाने में बहुत आनंद आएगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों और क्या कहते हैं, देश के जितने भी शिक्षाविद हैं, जो पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हौसला अफजाई करें, ताकि हम और आगे वीडियो ला सके। इसके बाद हम लोग जो है तिथि का
निर्धारण तो जान गए, अब हम लोग कैलेंडर की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि कैलेंडर भी पूछा जाता है एग्जाम में। कहता है कि हम लोग हम लोग जो है कि हमारे देश में कितने तरह के कैलेंडर क्या कहते हैं कि बना है, और कौन सा कैलेंडर सरकारी में लागू है, कौन सा नहीं है, और प्राचीन काल में कितने कैलेंडर बने, कितने संवत चले। तो इस सब को जानेंगे। कैलेंडर का मतलब संवत होता है, वार्षिकांक जो होता है ना, वो तिथि वाला जो 12 महीना वाला वही कैलेंडर है, और उसी को हम लोग संवत कहते हैं। तो इस तरह से सरकारी में कौन सा संवत चलता है ना, पहले कौन संवत चलाया, किस राजा ने चलाया, तो ये सब चीज को हम लोगों को कल की क्लास में जानेंगे। इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ। मेरे बच्चों, आप लोग सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि वीडियो बने। हमारा होता है कभी कभी हर व्यक्ति से क्या होता है, लिप्स जो जीभ जो है क्या बोलने में हमारी जुबान अटक जाती है, क्योंकि हमारा यह तीसरा वीडियो वीडियो है जो कि पहली बार बना रहे हैं हम, जो कि पहले कभी हम डरते थे। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी है, जो भी हम सीखे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करें, और मेरा कमेंट बॉक्स भी खुल जाए, ताकि आप लोग कमेंट करें तो हम उस पर सुधार करें, और अच्छे से अच्छे तरह से वीडियो को आप लोगों के पास प्रस्तुत करें। इसी के साथ जय हिंद, जय टीचर, जय विद्यार्थी।